Name of chapter is bills of exchange. Bills of exchange. Bills of exchange. This chapter is useful for HSC, CA, CS, CWA, BCom, MCom, etc. Mean those person who join the commerce. So that person can't say this bills of exchange is not important. ठीक है? In a business, businessman wants to maximize the profit. ठीक है? In a businessman wants to maximize the profit. How it is possible to maximize the profit? We have to increase the turnover. We have to increase the sale. Without increasing the sale, it is not possible to earn the profit. And businessman wants to earn the profit. So think about that. Can it be possible without doing the business activity? The answer is no. आई बात समझे? वो आंसर नहीं के बराबर रहेगा, जीरो रहेगा. ठीक है? इसी वजह से मेनी आइडियाज एंशुएट इन द माइंड ऑफ बिजनेसमैन. ठीक है? अब कौन सी आइडिया आ सकती है? देखिए, ऑफन मीन्स बिजनेसमैन इज इंटरेस्टेड टू सोल्ड द गुड्स, टू सेल द गुड्स ऑन कैश बेसिस. ठीक है? कैश basis. Each and every businessman is interested to sell all the goods on cash basis, not on credit basis. But as per my knowledge, throughout the world, all the businessmen often sold goods on credit. Means 70%. आई क्या बात समझे? 70% क्रेडिट. इसका मतलब ऐसा हुआ कि 70% ऐसे ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट पे ही होते हैं. आई बात समझे? थोड़ा में 100 साल, 200 साल, 500 साल अगर मैं पीछे गया तो मुझे ऐसा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कि उस वक्त जुबान को बहुत महत्व था. मतलब ऐसा हुआ कि किसी को कुछ वस्तु चाहिए या कुछ बेचना है या क्रेडिट में परचेस करना है कुछ बातें, तो वह एक प्रॉमिस जिसको वचन बोलते हैं उस बात पे सारा ट्रांजैक्शन होता था. आई बात समझे? और एक दूसरे को वो एक वचन चिट्ठी जिसको बोलते हैं, प्रॉमिसरी नोट बोलूंगा मैं, प्रॉमिसरी नोट. ठीक है? हैंड ओवर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. मतलब क्या हो गया उसी में कि देखिए, suppose such and type of arrangement it is not available throughout the world. Suppose promissory notes, then bills of exchange, then the checks. In present tense I want to say check. आई बात समझे? अगर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है and each and every person means buyer is interested to purchase the goods on credit. ठीक है? and suppose the seller, अभी देखो मैं क्या करता हूं, seller is interested to sell the goods on credit, suppose. ठीक है? and the purchaser आई बात समझे? means your buyer he is also interested to purchase goods from seller on credit. ठीक है? creditor. So credit transaction play a vital role for seller as well as for purchaser also. Purchaser depend upon seller and seller depend upon purchaser. No one can avoid the importance of purchaser and seller for each other. So I say credit play a vital role to maximize the profit. But there is a risk
high risk for seller. Think about that. Suppose seller wants to sell his goods on credit on the basis of confidence. ठीक है, अब कॉन्फिडेंस का मतलब कैसे हुआ कि उसका विश्वास है कि ये जो परचेसर है ये पैसे आपको मतलब उसको 30 दिन के बाद 40 दिन के बाद देगा। और उसमें भी क्या रहता था पिछले जमाने में कि अगर सेलर परचेसर को पहचानता है तो ही वो माल बेचता था। आई बात समझे। और दूसरा, उसके पास से एक प्रॉमिसरी नोट लिखवा लेता था। मतलब ये परचेसर क्या कर रहा था उस समय, मतलब क्या लिख के देगा, आई प्रॉमिस टू यू आई विल पे यूर अमाउंट आफ्टर 30 days 20 days 40 days एक्सेट्रा। आई बात समझे। सो एंड साइन दैट प्रॉमिसरी नोट बाय परचेसर एंड रिटर्न और हैंड ओवर टू द सेलर। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, सेलर को एक दिली तसल्ली मिल गई कि भाई उसका राइटिंग में साइन डॉक्यूमेंट मेरे पास है और उसने लिख के दिया कि मैं 40 दिन के बाद वो पैसा दे दूंगा, तो मैं 40 दिन के बाद उसके यहाँ जाऊंगा और वो मुझे पैसे दे देगा। आई बात समझे। यह था एक अरेंजमेंट पुराना। आई बात समझे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लेकिन सोचो आप, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट व्हाट वुड हैपन देयर। क्या होता, सेलर सोल्ड गुड्स, ठीक है, एंड कंडीशन पुट बाय परचेसर, आई प्रॉमिस टू यू आई विल पे यूर अमाउंट आफ्टर 20 40 एक्सेट्रा। मतलब उसका देखो कंडीशन कौन रख रहा है, परचेसर। म्हणजे उसको ऐसा लगेगा मैं 40 दिन के बाद दूंगा, 50 दिन के बाद, वह कंडीशन रख रहा है। एक्चुअली कंडीशन तो इसने रखना चाहिए। आई बात समझे। ठीक है, यह एक उसका ड्रॉबैक था। ठीक है, दूसरी बात ऐसा है, उसके बाद क्या हुआ, उसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया। ठीक है, अंग्रेज का जमाना था, सवाल ही नहीं आ रहा है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है, मतलब अंडर दिस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाउ चेक आल्सो कम अंडर दिस। ठीक है, अब रहा सवाल यह बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। बात क्या हो रहा है, सपोज हियर सेलर इज ए, ये ख्याल में रखना, ए इज द सेलर, ठीक है, एंड बी इज द बायर। ठीक है, यह भूलना मत आपने। ठीक है, नाउ आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ ए, ठीक है, ए इज द सेलर, सेलर वांट्स टू सेल द गुड्स टू बी, ठीक है, ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, अब वो बेचना चाहता है। अब कब बेचना चाहता है, बिकॉज बी इज इंटरेस्टेड टू परचेज द गुड्स फ्रॉम ए, इससे परचेस करना है, इस वजह से बेचना चाहता है। यहां क्लियर हो गई बात। अब थोड़ा आगे जाएंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। उसका मैं रूलिंग बता देता है यहां पे। आई बात समझे। ठीक है, यहां पे एक स्टैंप रहेगा, स्टैंप रहेगा, ठीक है, दैट स्टैंप डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ क्या, एक्सचेंज के ऊपर रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे सपोज सेलर मतलब ए सोल्ड गुड्स, ठीक है, ख्याल में रखना, ए सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज सपोज 10,000। आई बात समझे। तो यहां पे रुपीज आएगा 10,000, इसमें कोई शंका, 10,000। आई बात समझे। और रहा उसके बाद यहां पे डेट रहेगा और एड्रेस रहेगा। एड्रेस रहेगा ए का। आई बात समझे। जो ये लिख रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन लिख रहा है तो मैं बताता आपको। ठीक है, उसके बाद यहां 2-3 लाइन रहेंगी। ठीक है, यहां पे ऐसे लिखा रहेगा कि यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ बिल आफ्टर 30 days और 2 months एज पर द ऑर्डर रिसीव्ड। ये कौन लिख रहा है, ए लिख रहा है। आई बात समझे। और यहां पे ये सिग्नेचर कर देगा। ठीक है, सच एंड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, रेमिटेड टू द बायर, बायर के पास वो भिजवा, वो पढ़ेगा इसको। और यहां पे ये जो सेलर है उसका भी एड्रेस लिख डालेगा, बी, कोई भी एड्रेस होगा समझो, लिख डालता हूं मैं बडनेरा।
बढ़ने रहा। आई बात समझे? तो एड्रेस का इतना तुम ये मत लिखो कि तुमको दिख रहा है कि नहीं, सिर्फ इतना ख्याल में रखना है 2B का एड्रेस है। आई बात समझे? और ये इंस्ट्रूमेंट उसको भेज दिया, अब उसको पढ़ेगा और वो साइन कर देगा, लिखेगा यहाँ पे एक्सेप्टेड और खुद का साइन कर देगा। आई बात समझे? यह एक इंस्ट्रूमेंट हुआ जिसको मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बहुत ही आसान है। यहाँ पे स्टैंप रहेगा, आई बात समझे? यहाँ पे मेरा मतलब ए का एड्रेस रहेगा, आई बात समझे? ठीक है, उसका डेट भी रहेगा और एड्रेस भी रहेगा। उसके बाद किसके ऊपर अपन ने किसको बिल भेजना है, वो बी परचेसर, उसका नाम और एड्रेस रहेगा, अपनी साइन रहेगी सेलर की, और वो पढ़ेगा, एक्सेप्टेड करके साइन करेगा और हैंड ओवर कर देगा इसको। आई बात समझे? ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब होता क्या है, द पर्सन हु सेल द गुड्स, जो पर्सन बेच रहा है गुड्स को, उसको बोलेगा आप लोग, इसको मिटा देते जरा, देखिए अब देखो, द पर्सन, ख्याल में रखना, द पर्सन हु सोल्ड गुड्स, ठीक है, इसने माल बेचा है ए ने, ठीक है, अमाउंट बताया मैंने आपको 10,000। आई बात समझे? ठीक है, रास्ता क्लियर हुआ। ये सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू बी ऑन क्रेडिट। आई बात समझे? माल बेचा। द पर्सन हु सोल्ड द गुड्स, ठीक है ना, उसने माल बेचा। सेलर ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। आई बात समझे? सेलर ड्रू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन परचेसर। द पर्सन हु मेक्स द बिल, ख्याल में रखना, द पर्सन हु मेक्स द बिल इज नोन एज ड्रावर। The person who makes the bill is known as drawer. आई बात समझे? The person who accepted it is known as dravee. ख्याल में रखना, the person who accepted the bill is known as dravee. The person who makes the bill is known as drawer. आई बात समझे? मेरे एक्सप्लेनेशन से फिर आपके समझ में आया होगा कि जो सेलर है वो ड्रावर रहेगा ऑलवेज, ठीक है, जो परचेसर है, बायर है, वह ड्रावी रहेगा क्योंकि वो एक्सेप्ट करेगा। आई बात समझे? ठीक है। और दूसरा ऐसा है कि सेलर ड्रू अ नंबर ऑफ बिल्स। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि सेलर सोल्ड गुड्स टू ओनली बी नंबर ऑफ टाइम, ऐसा ही रहेगा क्या? नहीं, यहां पे एक एक ग्राहक जिसको कस्टमर बोलूंगा तो डिफरेंट रहेंगे। तो मतलब ये भी हो सकता है कि ए ड्रू अ बिल ऑन नंबर ऑफ कस्टमर्स। आई बात समझे? अभी समझो अपन ऐसा लेते हैं, यहां पे जो बिल लिखा गया है, या तो ड्रू जो शब्द इस्तेमाल किया कि मतलब ये बोलूंगा ए ड्रॉन बिल ऑन बी, ए ड्रॉन बिल ऑन बी, ठीक है। अब जिस दिन को मैंने बिल, आज की तारीख है समझो 9 सितंबर, आई बात समझे? ठीक है। और इसमें लिखा है कि 30 दिन के बाद यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ बिल आफ्टर 30 डेज। आई क्या बात समझे? मतलब आफ्टर अ मंथ। मतलब क्या हुआ, 9 अक्टूबर 2020, ख्याल में रखना 2020। आई बात समझे? द बिल इज मैच्योर, मतलब ये क्या हुआ, डेट, यह जो डेट है, बिल निकाला गया और उसने एक्सेप्ट किया, ये 9 सितंबर। इसमें लिखा था मैंने कि यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ बिल आफ्टर अ मंथ, मीन दैट इज 9 अक्टूबर 2020, 30 दिन के बाद उसने देना है। आई बात समझे? और दूसरा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत द बायर मीन्स द ड्रावी कैन एंजॉय 3 ग्रेस डेज। आई क्या बात है? 3 दिन और मिल जाएंगे उसको, एंड 12 अक्टूबर। दिस इज द ड्यू डेट, दिस इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल। आई बात समझे? बहुत ही आसान है, कुछ इतना हार्ड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
यह डेट था, ठीक है ना, जिस दिन मैंने बिल निकाला 9 सितंबर, उसमें लिखा मैंने 30 दिन के बाद इसके पैसे देना। 30 दिन को बिल मैच्योर होगा यानी 9 अक्टूबर को, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, ठीक है ना, यू दैट रावी कैन एंजॉय 3 days ऑफ ग्रेस, ठीक है। आफ्टर एडिंग द 3 days इन मैच्योरिटी डेट, you can say that is a due date of the bills of exchange. Means what happened? Seller means the drawer presented this bill on 10th October 2020 to B for getting the amount. आई बात समझे? For getting the amount of that bill. Suppose after presenting the bill by drawer to drawee and the amount paid by drawee on 12th October to drawer is known as honoring of the bill. ये बात ध्यान में रखना। देखो, honoring means bill is honored. When bill is honored, if the amount of that bill received from drawee on the due date, आई बात समझे? At that time you can say that is a honoring of the bill. Means opposite that, if amount of bill not received from drawee on the specific date, means that is your due date, so you say that is a dishonor of the bill. आई बात समझे? रास्ता बहुत क्लियर हुआ। द पर्सन हु ड्रॉज अ बिल इज नोन एज ड्रावी, द पर्सन हु एक्सेप्टेड इट इज नोन एज ड्रावी। अब इसके पहले मैंने ये बोला था आपको कि सेलर हैव अ नंबर ऑफ बिल्स, द ड्यू डेट्स ऑफ बिल्स आर डिफरेंट, ठीक है। सो इफ द A wants the amount of bill, so this is the duty of A to present the bill, to collect the amount of bill on due date, different due dates. बरोबर है? कैन इट बी पॉसिबल फॉर ए? आंसर इज नो। क्योंकि आपके पास समझो 100 बिल है, 100 बिल की 2-2, 4-4 दिन के बाद अगर अलग अलग ड्यू डेट है तो मुझे तो यानी एक को तो शटर डाउन करके उनके पास जाना पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है बिजनेस के लिए। इसी वजह से क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को थर्ड पार्टी भी लेके जा सकता है। आई बात समझे? बट देयर इज अ नीड टू मेंशन द नेम ऑफ द पार्टी। तो ये क्या करेगा, जिसका उसके ऊपर विश्वास होगा, उसके बिजनेस में का जो भी होगा, ठीक है, एक है समझो राम, सबका राम पे ही भरोसा है। आई क्या बात समझे? इसीलिए राम मतलब क्या हुआ कि ड्यू डेट को राम जाएगा बी के पास। आई बात समझे? पैसे कलेक्ट करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ ए। नाउ हु प्रेजेंटेड द बिल टू ड्रावी? Ram presented the bill to Dravi to collect the amount. He is appointed by drawer. So this Ram can be called as payee. इसको बोलोगे आप पेई। आई बात समझे? मतलब अब रास्ता क्लियर हुआ। क्या हुआ? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल रिटर्न डॉक्यूमेंट है, बरोबर है? ये फीचर बोल रहा हूं उसको। देयर इज अ नीड ऑफ स्टैंप। आई बात समझे? स्टैंप एक्ट के तहत स्टैंप लगेगा, ठीक है। देयर इज अ नीड टू मेंशन द अमाउंट। आई बात समझे? देयर इज अ नीड टू मेंशन द कंडीशन, मतलब आफ्टर 30 डेज, 2 मंथ, 4 मंथ्स एक्सेट्रा। आई बात समझे? दूसरा ऐसा है साइंड बाय द ड्रावर, साइंड बाय द ड्रावर, ठीक है। यह होने के बाद आपने किसके ऊपर, यू ड्रावर ड्रॉज अ बिल, ड्रावर ड्रॉन अ बिल ऑन B. So there is a need to mention the address of the ड्रावी। ड्रावी का एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन करना है आपको। आई बात समझे? यह मेंशन किया और ऐसा यह बिल यहाँ पे लेके जाना है, वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेड बाई, आई क्या बात समझे? बी लिख दे लेंगे अपन, बी ड्रावी था इस वजह से। आई बात समझे? ऐसा यह कंप्लीट हुआ आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें कोई शंका आप लोगों को हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बहुत ही क्लियर कट मैंने आपके सामने एक्सप्लेनेशन किया, ठीक है। अभी क्या हुआ इससे पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज,
there are three parties of bills of exchange. Number one is drawer. The person who makes the bill is known as drawer. The person who accepted it is known as drawee. The person who presented the bill to drawee to collect the amount is known as payee. आई बात समझे, उसको क्या बोलोगे आप? पेई. ठीक है. अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनाया जाता यह बताऊंगा. आई बात समझे. और दिस चैप्टर इज यूजफुल फॉर एचएससी. अगेन आई वांट टू रिपीट फॉर सीएस. ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए एक्सेट्रा, सभी लोगों के लिए ये यूजफुल है. ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई 12वीं को है इसको नहीं, वैसा कुछ नहीं. आई क्या बात समझे. ठीक है, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जर्नल एंट्री समझा दूंगा. Subscribe my channel to learn financial accounting, cost accounting, management accounting, financial management, financial derivatives, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your